नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की आशा में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गंगा के पाठ 4 ऐसी भी बातें होती हैं के पुस्तक अभ्यास बुक एक्सरसाइज के सभी प्रश्न उत्तर विस्तार से समझेंगे। यदि आपकी परीक्षा आने वाली है या आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। 1. लताजी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा? क. अनुशासन और नियम के साथ जीना। ख. भय और संशय के साथ जीना। ग. स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। घ. चतुराई और संयम के साथ जीना। उत्तर ग. स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। तर्क। लताजी ने बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें हर परिस्थिति में सही बात पर खड़े रहना और किसी के आगे न झुकना सिखाया, जो स्वाभिमान और सच्चाई को दर्शाता है। 2. पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लताजी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है? क. संघर्ष। ख. निराशा। ग. भौतिकता। घ. कर्तव्यनिष्ठा। उत्तर घ. कर्तव्यनिष्ठा। तर्क। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, जो उनके कर्तव्यनिष्ठ होने को दर्शाता है। 3. बिल्कुल ठहर गवई अंदाज में यह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगलागौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है? क. संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव। ख. लोकगीतों की लोकप्रियता में कमी। ग. धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व। घ. संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। उत्तर घ. संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। तर्क। मंगलागौर में गीत, नृत्य और सामूहिक उत्सव शामिल है, जिससे पता चलता है कि संगीत भारतीय सामाजिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. गाव गेला वाहुन नाव गेला राहुन, इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? क. नाव गांव में नहीं रहती, नदी में बहती है। ख. इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ग. फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है। घ. जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। उत्तर घ. जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। तर्क। इसका अर्थ है कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन नाम और कर्म हमेशा बने रहते हैं। 5. कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लताजी के संबंध कैसे थे? क. औपचारिक। ख. कामकाजी। ग. आत्मीय। घ. प्रतिस्पर्धात्मक। उत्तर ग. आत्मीय। तर्क। लताजी ने बताया कि उनका संबंध कोरस की लड़कियों से पारिवारिक और बहुत घनिष्ठ था। 6. लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क. संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं। ख. मेघरात गाने से वर्षा होने लगती है। ग. सुर में वाद्य बजाने से तार टूट जाते हैं। घ. संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। उत्तर घ. संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। तर्क। लताजी मानती हैं कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि वह असाधारण प्रभाव पैदा कर सकता है। 7. पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वो मुख्यतः कैसी है? क. सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। ख. प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध। ग. कठोर सिद्धांतवादी और व्यवहारिक व्यक्ति। घ. आधुनिकता विरोधी रूढ़िवादी विचारों वाली। उत्तर क. सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। तर्क। उनके उत्तरों से उनकी विनम्रता, मेहनत, अनुशासन और आत्मसम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। 1. पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। ये प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? संकेत। यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान? उत्तर ये प्रसंग दर्शाता है कि लताजी के परिवार में अनुशासन का आधार डर नहीं बल्कि सम्मान था। उनके पिताजी बिना डांटे या मारे केवल एक गंभीर दृष्टि से बच्चों को उनकी गलती का एहसास करा देते थे। अनुशासन। जब पिताजी उन्हें देखते थे तो बच्चे समझ जाते थे कि उनसे कोई गलती हुई है। यह मौन अनुशासन शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। स्नेह। गलती का एहसास कराने के तुरंत बाद वे बच्चों को जाओ, बाहर जाकर खेलो कहकर फिर से सामान्य कर देते थे। ये दिखाता है कि वे बच्चों के मन पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस प्रकार यहाँ अनुशासन और स्नेह के बीच एक सुंदर संतुलन है, जहाँ बच्चे पिता का आदर करते हैं और पिता बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। 2. लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पं. दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर लताजी के व्यक्तित्व और कला पर उनके पिता का गहरा प्रभाव था, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। संगीत की गहरी नींव,
संगीत की प्राथमिक शिक्षा पिता से मिली, जिससे उनके गायन में शास्त्रीय शुद्धता और सुरों का पक्कापन आया। स्वाभिमान और निडरता, पिता के समान ही वे स्वाभिमानी बनी। उन्होंने रॉयल्टी जैसे मुद्दों पर स्टैंड लेकर साबित किया कि वे सही बात के लिए झुकने वालों में से नहीं थी। अथाह समर्पण और साधना, पिता को घंटों रियाज करते देख उन्होंने संगीत को केवल पेशा नहीं बल्कि एक कठिन साधना माना, जिसके लिए वे घंटों स्टूडियो में भूखी प्यासी खड़ी रहती थीं। बहुआयामी दृष्टिकोण, पिता की तरह उन्होंने भी कला के विविध रूपों को अपनाया। यही कारण था कि वे शास्त्रीय संगीत से लेकर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों को सहजता से गा सकी। मजबूत नैतिक संस्कार, पिता के निधन के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में पूरे परिवार का भार उठाना उनके पिता द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व और साहस के संस्कारों का ही परिणाम था। प्रभाव दर्शाने वाले प्रमुख कार्य, नाम आगे बढ़ाना। लता जी हमेशा मानती थी कि उनकी हर सफलता उनके पिता का ही आशीर्वाद है। उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल और पुरस्कारों के जरिए अपने पिता की स्मृति को जीवित रखा। मराठी और शास्त्रीय जुड़ाव फिल्मी दुनिया में होने के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों, मराठी संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को कभी नहीं छोड़ा, जो उनके पिता के व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा था। 3. मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ प्रसिद्धि पाना है या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? उत्तर, लता मंगेशकर के लिए नाम आगे बढ़ाने का अर्थ केवल प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि इससे एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है। उनके लिए इसका अर्थ है अपने पिता की प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखना, उनके द्वारा सिखाए गए संगीत के मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाना, अपने कार्य में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण दिखाना। इसलिए नाम आगे बढ़ाना केवल नाम कमाना नहीं, बल्कि परिवार की विरासत को सम्मानपूर्वक निभाना और उसे और ऊंचा उठाना है। 4. किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे? उत्तर, साक्षात्कार से पता चलता है कि लता जी के अपने सहयोगियों, विशेषकर कोरस गाने वाली लड़कियों और संगीतकारों के साथ संबंध बहुत ही आत्मीय, सरल और सम्मानजनक थे। सादगी, वे इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद स्टूडियो में कोरस की लड़कियों के साथ जमीन पर बैठकर बातें करती थीं। परिवार जैसा व्यवहार, कोरस की लड़कियों को वे अपने घर जैसा मानती थी। उनकी बहन की शादी में वे सभी आमंत्रित थे। सम्मान, वे अपने वरिष्ठ संगीतकारों जैसे नौशाद साहब, अनिल विश्वास का बहुत सम्मान करती थी और दिवाली पर खुद उनके घर मिठाई लेकर जाती थी। समानुभूति, उन्होंने कभी भी अपने और अपने सहयोगियों के बीच बड़ा छोटा होने का भेदभाव नहीं किया, जो एक टीम के रूप में काम करने के लिए अनिवार्य है। साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि। साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं? चुनकर लिखिए। 1. मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। उत्तर, एकाग्रता, समर्पण, साधना। 2. अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। उत्तर, स्वाभिमान, दृढ़ता, आत्मविश्वास, स्पष्टवादिता। 3. आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूं तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। उत्तर, विनम्रता, कृतज्ञता, सरलता। 4. मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। उत्तर, दार्शनिकता, स्पष्टता, मानवता। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे 1. लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा? 2. लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषताएं बताई हैं? 3. लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा? 4. उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के कॉन्सर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में क्या पता चलता है? आपने देखा कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और एक ही उत्तर से अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब नीचे दिए गए उत्तरों से अधिक प्रश्न बनाइए, कम से कम 2। 1. उत्तर, मंगलागौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता था। उत्तर, प्रश्नावली। आई. लता मंगेशकर के अनुसार मंगलागौर उत्सव की क्या विशेषता थी? ई. महाराष्ट्र के लोक पर्वों में स्त्रियों के आपसी संबंधों और उल्लास का वर्णन किस प्रकार किया गया है? ई. मंगलागौर जैसे पारंपरिक आयोजनों में संगीत और नृत्य के माध्यम से कौन से मानवीय मूल्य प्रकट होते थे? इव. साक्षात्कार में स्त्रियों के बीच सौहार्द और सामूहिकता के उदाहरण के रूप में किस पर्व का उल्लेख किया गया है? 2.
उत्तर, लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। उत्तर, प्रश्नावली। आय, तकनीक और पुरानी गायकी की तुलना करते हुए लता जी के क्या विचार थे? ई, पुराने दौर के संगीतकारों के काम में लता जी को कौन से गुण सबसे प्रभावशाली लगते थे? ई, क्या लता जी मानती थी कि तकनीकी विकास ने पुराने संगीत की गहराई की जगह ले ली है? इव, पुराने संगीतकारों की रचनाओं की विशिष्टता के पीछे लता जी ने क्या कारण बताया है? मेरे अनुभव, मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? उत्तर, हाँ, मेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति तब आई थी जब विद्यालय के एक सामूहिक प्रोजेक्ट के दौरान मेरे साथियों ने अधिक अंक पाने के लिए इंटरनेट से सामग्री सीधे नकल करने का निर्णय लिया। मुझे ये बात गलत लगी क्योंकि यह हमारी मेहनत नहीं थी। हालांकि मेरे सभी दोस्त एक तरफ थे, फिर भी मैं अपनी बात पर अकेला खड़ा रहा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं स्वयं शोध करके और अपनी भाषा में लिखकर प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। अंत में मेरी ईमानदारी देखकर शिक्षक ने न केवल मेरे काम की सराहना की, बल्कि मेरे साथियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उनके विषय में बताइए। उत्तर, मेरे परिवार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी गई है, समय की पाबंदी और दूसरों का सम्मान। हमारे घर में यह नियम है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हम सभी को एक दूसरे की बात पूरी होने तक चुप रहकर सुनना चाहिए और समय पर अपने कार्य पूर्ण करने चाहिए। इस सीख का पालन मैं बिना किसी के याद दिलाए स्वतः करता हूँ। उदाहरण के लिए, सुबह समय पर उठना और अपनी पढ़ाई की मेज खुद व्यवस्थित करना अब मेरी आदत बन चुकी है, जिसके लिए मुझे किसी के टोकने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। 3. पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे। उसका वर्णन कीजिए। उत्तर, हमारे घर में दीपावली का पर्व बहुत विशेष तरीके से मनाया जाता है। केवल बाजार की रोशनी के बजाय हम घर पर मिट्टी के दिए खुद रंगते हैं और उनमें तेल व रुई की बत्ती लगाकर घर के कोने कोने में सजाते हैं। मेरी माँ घर के मुख्य द्वार पर चावल के आटे और रंगों से पारंपरिक रंगोली बनाती है। हम इस दिन पटाखों के बजाय घर में बने पकवानों का आनंद लेते हैं और अपने पड़ोसियों व उन लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह आत्मीयता का भाव इस पर्व को हमारे लिए खास बना देता है। 4. बिल्कुल ठहर गवई अंदाज में यह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब खत्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई हैं? अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। उत्तर, अपने घर परिवार में बातचीत करने पर पता चला कि त्योहारों को मनाने के तरीकों में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव आए हैं। सामूहिकता की कमी। पहले होली या दिवाली जैसे त्योहार पूरा मोहल्ला मिलकर मनाता था, लेकिन अब ये केवल परिवार के भीतर सिमट कर रह गया है। डिजिटल प्रभाव। पहले लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते थे, लेकिन अब इसकी जगह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के संदेशों ने ले ली है। दिखावा और बाजारवादा। उत्सवों में अब पारंपरिक गीतों और घर के बने पकवानों की जगह डीजे और बाजार की मिलावटी मिठाइयों ने ले ली है। पारंपरिक गीतों का लोप है। जैसे लता जी ने मंगलागौर के बारे में बताया, वैसे ही अब विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत जैसे सोहर, बधाई कम सुनाई देते हैं। विद्या से संवाद। साक्षात्कार की पड़ताल। 1. ऐसी भी बातें होती हैं। एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। साक्षात्कार के मुख्य बिंदु। साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार लिया गया उसका नाम। उत्तर, इसमें साक्षात्कारकर्ता और लता मंगेशकर का उल्लेख मिलता है। प्रश्नोत्तर। उत्तर, आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला था। भावनात्मक वातावरण। उत्तर, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। आमंत्रण, स्वागत और परिचय। उत्तर, साक्षात्कार की शुरुआत में उनका परिचय दिया गया है और आदरपूर्वक बातचीत की गई है। उत्तर देने की शैली का संकेत। उत्तर, उनके उत्तर सरल, स्पष्ट और अनुभव पर आधारित हैं। जैसे, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो। विचार और उदाहरण। उत्तर,
अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। संस्मरण। उत्तर, पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे। समापन। उत्तर, अंत में उनके विचारों और अनुभवों के साथ साक्षात्कार समाप्त होता है, जिसमें उनके जीवन और संगीत के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। 2. मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या ये औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। उत्तर, ये कथन साक्षात्कार की आत्मीय बातचीत को दर्शाता है, न कि औपचारिक संवाद को। तर्क। मैं कोशिश करूंगी जैसे शब्द विनम्रता और अपनापन दिखाते हैं। इसमें साक्षात्कार देने वाली श्रोता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रही है। भाषा सरल, सहज और मित्रवत है, जो औपचारिकता से अलग है। इसलिए ये साक्षात्कार आत्मीय, सहज और संवादात्मक शैली में किया गया है। आपका साक्षात्कार। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। आप लता जी से कौन कौन से अलग प्रश्न पूछते और क्यों? उत्तर, प्रस्तावित प्रश्न और उनके कारण। 1. रियाज और एकाग्रता पर प्रश्न। दीदी, आज के दौर में जहां हर तरफ शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, एक संगीत साधक अपनी एकाग्रता कैसे बनाए रखे? क्या आपके रियाज का कोई ऐसा विशेष समय या तरीका था जिसने आपकी आवाज को दशकों तक एक जैसा बनाए रखा? क्यों? मैं ये जानना चाहता कि इतनी लंबी और व्यस्त यात्रा में उन्होंने अपनी आवाज की गुणवत्ता और मानसिक शांति को कैसे सुरक्षित रखा, ताकि आज के विद्यार्थी उससे सीख सकें। 2. प्रकृति और संगीत के संबंध पर प्रश्न। कहा जाता है कि संगीत प्रकृति के बहुत करीब है। क्या आपको कभी पहाड़ों, बारिश या पक्षियों की चहचहाहट में कोई विशेष धुन या ताल सुनाई दी, जिसे आपने अपने किसी गीत में उतारने का प्रयास किया हो? क्यों? लता जी की आवाज में एक नैसर्गिक शुद्धता थी। मैं ये समझना चाहता कि प्रकृति उनके रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रेरित करती थी। 3. क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति लगाव पर प्रश्न। आपने भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गीत गाए हैं। किसी ऐसी भाषा का गीत रिकॉर्ड करते समय जिसे आप पूरी तरह नहीं जानती थी, आप उस भाषा की आत्मा और भावनाओं एक्सप्रेशंस को इतनी सटीकता से कैसे पकड़ लेती थी? क्यों? ये प्रश्न उनके सीखने की क्षमता और भाषाई बारीकियों के प्रति उनके सम्मान को समझने के लिए होता। 4. नई पीढ़ी और तकनीक पर प्रश्न। आजकल ऑटो ट्यून और एआई जैसी तकनीकें आ गई हैं जो बेसुरे को भी सुरीला बना देती हैं। क्या आपको लगता है कि तकनीक के इस बढ़ते प्रभाव से संगीत की वह आत्मा या साधना कहीं खोती जा रही है? क्यों? मैं तकनीकी युग में शास्त्रीय साधना के महत्व पर उनके बेबाक विचार जानना चाहता। 5. संगीत के सामाजिक प्रभाव पर प्रश्न। आपके कई गीत जैसे ए मेरे वतन के लोगों सुनकर पूरा देश रो पड़ा था। क्या आपको लगता है कि संगीत समाज की कड़वाहट मिटाने और शांति लाने का सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है? क्यों? मैं संगीत की उस शक्ति पर उनकी राय जानना चाहता जो सीमाओं और विवादों से परे इंसानी दिलों को जोड़ने की क्षमता रखती है। विषयों से संवाद। 1. एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। सन 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी मां, छोटे भाई बहनों की देखभाल की और अपने घर को संभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक दिन की कल्पना कीजिए। इस भागदौड़ में वे किन किन चुनौतियों का सामना करती होंगी? संकेत, भोजन, यात्रा भाड़ा, सुरक्षा, थकान आदि। उत्तर, सन 1942 में 13 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर के लिए जीवन बहुत कठिन था। उनके संघर्षपूर्ण दिन की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है। शारीरिक थकान और मानसिक दबाव। सुबह से रात तक स्टूडियो के चक्कर लगाने से बहुत थकान होती थी। काम मिलने की चिंता भी बनी रहती थी। यात्रा की कठिनाइयां। उस समय सुविधाएं कम थी, इसलिए वे अक्सर लंबी दूरी पैदल चलती थीं या भीड़भाड़ वाली ट्रेनों से सफर करती थीं। भोजन की समस्या। कम पैसों के कारण वे साधारण खाना खाकर ही दिन बिताती थीं और पैसे बचाने की कोशिश करती थीं। सामाजिक सोच। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें लोगों की बातों और तानों का सामना करना पड़ता था। सुरक्षा की चिंता। छोटी उम्र में देर रात तक काम करना और अकेले आना जाना उनके लिए असुरक्षित भी हो सकता था। 2. पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे। भले ही वो गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग,
अपने घर, आस पड़ोस, समुदाय, विद्यालय में होने वाले उन कार्यों के विषय में बताइए जिनमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है। उत्तर: हमारे घर, आस पड़ोस, समुदाय और विद्यालय में कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है। घर में घर की सफाई, खाना बनाना, त्योहारों की तैयारी और मेहमानों का स्वागत मिलकर किया जाता है। आस पड़ोस में शादी, पूजा या किसी कार्यक्रम में सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं। समुदाय में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और सामाजिक कार्य सामूहिक प्रयास से ही सफल होते हैं। विद्यालय में समूह प्रोजेक्ट, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रार्थना सभा में सभी का सहयोग जरूरी होता है। इससे ये सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से कार्य आसान, सफल और आनंददायक बन जाता है। शास्त्रीय संगीत। 1. फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। रागदारी वाले गायन का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपने इस पाठ में संगीत से जुड़े अनेक शब्दों को पढ़ा है। शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों की सहायता से इनके अर्थ और उदाहरण खोजकर लिखिए। राग, सुर, बंदिश, अभंग, सोहर, फाग, बधावा। उत्तर: संगीत से जुड़े शब्दों के अर्थ और उदाहरण। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत में सुरों का एक विशेष ढांचा जो मन को प्रसन्न करता है। उदाहरण: राग भैरव, राग यमन आदि शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं। सुर संगीत की मूल ध्वनि या स्वर। उदाहरण: गायक ने मधुर सुरों में गीत गाया। बंदिश शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों के अनुसार रचित गीत या रचना। उदाहरण: उस्ताद ने राग यमन में सुंदर बंदिश प्रस्तुत की। अभंग महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का एक धार्मिक गीत जो विट्ठल भगवान की स्तुति में गाया जाता है। उदाहरण: संत तुकाराम के अभंग आज भी गाए जाते हैं। सोहर बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत। उदाहरण: गांव में बच्चे के जन्म पर सोहर गाया गया। फाग होली के समय गाया जाने वाला लोकगीत। उदाहरण: होली में लोग मिलकर फाग गाते हैं। बधावा किसी शुभ अवसर जैसे जन्म, विवाह आदि पर गाया जाने वाला मंगल गीत या बधाई गीत। उदाहरण: शादी में महिलाओं ने बधावा गाकर खुशी मनाई। 2. त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। आपने पढ़ा कि भारत में त्योहारों पर फाग, धमार, सोहर, बढ़ावा, छठ के गीत आदि गाने की परंपरा है। अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले ऐसे गीतों के विषय में अपने घर में पता कीजिए और एक गीत अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उत्तर: मेरे क्षेत्र में त्योहारों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक लोकगीत गाने की परंपरा है। जैसे होली के अवसर पर फाग गीत, विवाह के समय बधावा गीत और बच्चे के जन्म पर सोहर गीत गाए जाते हैं। ये गीत खुशी, उत्सव और परंपरा को दर्शाते हैं। उदाहरण के रूप में एक लोकगीत फाग गीत: आओ खेले होली सखीरी, रंग बरसे गगन से, ढोलक बाजे, मन हर्षाए, खुशियां छाए आंगन में। इस प्रकार के गीत हमारे त्योहारों को और भी आनंदमय बनाते हैं और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। साइबर सुरक्षा। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। आज तकनीकी विकास इतना अधिक हो चुका है कि अनेक धोखेबाज ठग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग करके अपनी आवाज बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए कि साइबर सुरक्षा नियमों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की धोखाधड़ी से किस प्रकार बचा जा सकता है। उत्तर: हम निम्न तरीकों से ऐसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। किसी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, OTP, पासवर्ड, बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें। संदिग्ध आवाज या संदेश मिलने पर पहले परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति से पुष्टि करें। केवल सुरक्षित और आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करें। अपने मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट में मजबूत पासवर्ड और 2 स्तरीय सुरक्षा 2FA का प्रयोग करें। किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या पुलिस को सूचित करें। इस प्रकार जागरूकता और सावधानी अपनाकर हम AI आधारित धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।